नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और सबसे जो मूल बात है कि अपने परीक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहे होंगे। तो ऐसे में युवाओं को चाहिए कि अपने उस युवा शक्ति की अब पहचान कराने की आवश्यकता है। जो युवा जुड़े हुए हैं अपने परीक्षा से, उन युवाओं से मुख्य रूप से आह्वान में करता हूँ कि आप अपने परिश्रम को अगर धारदार देना है तो आप निरंतर इसका अभ्यास करें। तो चलिए, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको जो टॉपिक में जो शुरू किया था, जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिटी एनसीईआरटी जो टायर 3 और टायर 4 के लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अन्य एग्जामों में भी ये इम्पोर्टेंट है। तो जो क्लास आपका 8 था जिसमें आपको संसद के बारे में, भारत की कार्यपालिका के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी देना था, उसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आपको संघ सरकार के बारे में बताया था, आज इसी की हम लोग बात करते हैं कि संघ सरकार जो था वो किस प्रकार से काम कर रही थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं संघ सरकार। और ये संघ सरकार जिस प्रकार से काम करती है वो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। जो संघ सरकार का अर्थ हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये समझ लीजिए कि भारत वर्ष को चलाने के लिए संघ सरकार कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यह एक विभाग बनाती है कार्यपालिका। क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपने कार्य को करने के लिए एक विभाग तो बनाएगी कार्यपालिका, क्या, और दूसरा जो विभाग बनाती है वह बनाती है किसका, विधायिका का, और तीसरा जो बनाती है वह है आपके क्या, न्यायपालिका का, न्यायपालिका। क्लियर है? यहां तक आप सभी को मालूम है कि जो कार्यपालिका होती है उसका एक काम है कानून लागू करना, विधायिका का जो काम है कानून का निर्माण करना, और न्यायपालिका का काम क्या है कि जो कानून बना हुआ है उसे संपूर्ण रूप से देखना कि क्या कोई इस कानून को तोड़ तो नहीं रहा है, अर्थात बने हुए विधि को संरक्षित करना, उसे देखना और न्याय करना। ये हमारे न्यायपालिका का क्या होता है, कार्य होता है। चलिए, तो आगे की ओर आज का जो मैं क्लास जो शुरू करूंगा उसमें कार्यपालिका के जो सबसे प्रमुख सदस्य थे जिन्हें हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति ना, और ये आपका आर्टिकल 32 में इनका जिक्र किया। फिर यहाँ तक जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का जो मूल कार्य होता है, मूल किस तरह से संविधान के मतलब कह सकते हैं कार्यपालिका के प्रधान कहे जाते हैं, इनको आपको समझने की जरूरत है। जैसे आर्टिकल 53 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 53, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। फिर यहां तक राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह है कि जो कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं उन सबों को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो किनके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं अपने पावर का स्वयं यूज ना करके मंत्री परिषद के माध्यम से ये कार्य को करवाएंगे। समझ में आया बात? किसके माध्यम से? मंत्री परिषद के माध्यम से कार्य को कराएंगे। और मंत्री परिषद जो है एक सलाह देने वाली संस्था होगी, एक प्रकार की संघ होगा जो राष्ट्रपति को समय समय सलाह देगा। फिर यहाँ तक तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो पावर है वह मंत्री परिषद के पास चला जाएगा। ऐसा क्या कारण है कि राष्ट्रपति जी के पास पावर तो जरूर है लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं करते? पता है क्यों? आप थोड़ा समझ रहे होंगे। राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका का प्रधान होंगे कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अपने पावर का ये इस्तेमाल स्वयं न करके ये मंत्री परिषद के माध्यम से अपने पावर को इंप्लीमेंट करते हैं। सवाल है ऐसा क्यों करते हैं भाई? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। क्लियर? यहां तक जनता भाग नहीं लेती है। और हमारा देश लोकतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र में जनता के चुने द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा शासन हो।
तो संविधान इस बात को भली भांति समझता है कि सारी शक्तियां जो है वो जनता में नहीं थी, तो क्यों ना जनता के ही माध्यम से देश का शासन जब किया जाएगा तो राष्ट्रपति को इसमें पैर अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपना पावर किसको देंगे? मंत्री परिषद, जिसका जो चुनाव हुआ है, जो चुन कर आए हैं, वो देश की जनता के द्वारा। अर्थात आपके हाथ में तलवार दे दिया गया है, अब उस तलवार को आप अपने सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, अपने दुश्मनों के ऊपर चढ़ाते हैं, या अपने राज्य की रक्षा के लिए तलवार उठाएं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे आपके हाथ में पिस्टल है, उस पिस्टल का प्रयोग कहाँ करना है ये बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ये दोनों पक्षों को लेकर चलता है। ठीक वैसे ही जब राष्ट्रपति जी अपना पावर किसको? मंत्री परिषद को देते हैं, तो मंत्री परिषद पे ये एक प्रकार का दायित्व होता है कि उसे देश के हित में लगाए। लेकिन कई बार देखते होंगे कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान के कुछ न कुछ ऐसी बातें जो संविधान जिसका हिदायत देता है कि इस तरह का कार्य नहीं करना है, उसमें भी लोग संलिप्त हो जाते। तो आशा करते हैं कि ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि और क्या काम कर। सारे पॉइंट जो रहेगा वो राष्ट्रपति जी से रहेगा, ध्यान से रखिएगा। अब आ जाता कि यदि आपके मन में या किसी के मन में ये उबाल मार रहा हो कि हमें राष्ट्रपति बनना, तो क्या वाकई में आप राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं? इतना सबको मालूम है कि भारत जैसा जो गणतंत्र देश है, और गणतंत्र में कहा गया कि भारत का कोई भी पद आनुवांशिक नहीं रहेगा, एक आम आदमी भी उस पद पर जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वाकई में अगर ऐसा किया जाए तो क्या स्थितियां आ जाएगी, इस बात का संविधान में बहुत ध्यान रखा गया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सभी को राजा बना दिया जाए तो फिर प्रजा कौन रहे? तो एक बैलेंस में सामंजस्य स्थापित करने वाली बात हो जाती है। जब और सामंजस्य स्थापित करके यदि आप कार्य को नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अनबैलेंस होगा, और जब अनबैलेंस जब चीजें होगी, सरकार को चलाना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो देखते हैं यदि राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास राष्ट्रपति का नामांकन प्रक्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति जो हैं, जब राष्ट्रपति, ये सबको मालूम होना चाहिए, आप में से जितने भी बच्चे हैं ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये जो चुनाव होता है, खास करके सीएम का चुनाव जो करवाया जाता है, विधानसभा का चुनाव जो कराया जाता है, ये सभी चुनाव की जिम्मेदारी जो होती है वो भारत का निर्वाचन आयोग के पास होता है। ये आप सभी को मालूम है। भारत में निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, और आर्टिकल 324 में इस बात का उल्लेख किया। फिर यहाँ तक जो निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व सौंपा गया है। हाँ, ये जरूर है कि आए दिन कुछ न कुछ हंगामा होते रहता है, तो ये जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में, इतने बड़े विविधताओं का देश में इतना हल्ला गुदल होते रहता है। जैसे आपके घर में अगर किचन में 100 बर्तन रखे हुए हैं या 50 रखे हैं, तो आपस में टन टन का आवाज आते रहता है, तो ये लाजमी होना है। डिपेंड करता है कि इससे सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। उसी सामंजस्य को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा पद है जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। चलिए, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी का जब नामांकन प्रक्रिया होगा, इनके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा कि हम भाई राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, ये आपको जानकारी मिले। तो एक इसमें शब्द है प्रस्तावक। शब्द है आपका प्रस्ताव, ठीक है? एक शब्द हो गया प्रस्तावक, और एक शब्द हो गया अनुमोदक। शब्द क्या हो गया? फॉर्म जब भरेंगे राष्ट्रपति जी का, तो उसमें आपको ये दोनों बातें फिल करना है। कई बार प्रश्न आता है कि जो प्रस्तावक होते हैं, है ना, प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। अब ये कहाँ के सदस्य होने चाहिए? तो ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है कि संसद के भी सदस्य हो सकते हैं, संसद या विधान सभा। संसद या क्या? विधानसभा।
इसका क्या मतलब होता है, या तो ये एमपी हो या ये क्या हो, एमएलए। अगर एमपी एमएलए से आपको 50-50 का समर्थन प्राप्त है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं बनेंगे। अब सवाल यह है कि सर प्रस्तावक क्या होता है ना, प्रस्तावक क्या होता है, ये बात आपको समझने की क्या है, जरूरत है। तो प्रस्तावक की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मूल का है, तो ध्यान रखिए प्रस्तावक का मतलब देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में कोई किसी को पीट रहा है और उसमें से ऐसा हुआ कि एक आदमी आया और बोल रहा है कि मारो इसको, अच्छा मार रहा है, सही मार रहा है, पीट रहा है। बगल में आप भी खड़े, आप भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं आप, इसको और मारना चाहिए। अब आप बताइए, एक आदमी बोला कि ठीक कर रहा है, पीट रहा है, और आप भी उसके बात को क्या किए, समर्थन किए। तो जो व्यक्ति बोला कि सही है वह तो हो गया प्रस्तावक, और जिस व्यक्ति ने सही बोला है उसको आपने भी कहा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, तो आप हो गए क्या, अनुमोदक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 आदमी ए नाम के आदमी को बोला कि इसे राष्ट्रपति बनाना चाहिए, ठीक वैसे ही 50 आदमी आपकी बात को समर्थन कर रहा है। तो जो आदमी समर्थन करेगा वो हो जाएगा अनुमोदक, और जो आदमी नाम भेजेगा वो आदमी हो जाएगा प्रस्ताव। क्लियर है यहां तक? तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके पश्चात जो खास करके राष्ट्रपति जी का जब इलेक्शन होता है तो आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपये का नॉमिनेशन चार्ज होता है, जो एक प्रकार का जमानत राशि जैसा होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जीडी के रूप में दिया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा किया जाता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? तो अभी आपने क्या सीखा, आपको मैंने ये सिखाने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति जी अगर इलेक्शन में, यदि आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एज आपका होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, राज्यसभा लोकसभा में बैठने के लिए उसकी सदस्यता की योग्यता आपके पास होना चाहिए, और आपराधिक मामले में आप सजा ना काटे हो, ये इनकी योग्यता है। निर्भरता ये है कि आप लाभ के पद पर नहीं होंगे। अगर आप लाभ के पद पर हैं तो इस पद पे जाने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़े, ये उनकी योग्यता है। जैसे ही फॉर्म भरेंगे 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ये आपको होना चाहिए। और ये कहाँ के हैं, तो ये एमपी हो सकते हैं, ये एमएलए। सवाल ये है कि ऐसा संविधान में क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण? संविधान बनाने वालों ने आखिर ऐसा क्यों सोचा कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्यों रखा जाए? तो जानते हैं भारत के लोग तो थोड़ा उतावले हैं। आप देखे होंगे गांव का बाराती अगर बोल दिया जाए कि आज बाराती चलना है, तो बस में देखे होंगे बिल्कुल फेविकोल जैसा सब चिपके चिपके रहते हैं, अंदर में तो बैठेंगे बैठेंगे, साथ में छत के ऊपर भी चले जाएंगे। ना बात समझते हैं, एक उतावलापन होता है ना। ठीक वैसे ही अगर बोल दिया जाए कि राष्ट्रपति का फॉर्म भरना है, तो भारत के जो 1 अरब वाली आबादी वाला देश है सब फॉर्म भर देंगे, तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि कचरा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, और कचरा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, रायता ना फैले, इसके लिए जरूरी है कि भाई 50 एमपी या 50 एमएलए, कुल मिलाकर 100 आदमी आपको चाहिए। और हमें जहां तक लगता है कि मुझे तो किसी एमपी एमएलए से तो पहचान नहीं है, आप में से किसी अगर व्यक्ति, किसी समूह, किसी भाई या किसी विद्यार्थी के पास 50 एमपी या एमएलए और 50 एमपी या एमएलए प्रस्तावक के रूप में अगर एग्री हैं, तो आपका भी नाम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जा सकता है। क्लियर यहां तक? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट तो ये हो गया कि नॉमिनेशन तो हो गया। अब सवाल यह है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा और इस इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है ना। तो यहां पर आ जाता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया का मतलब क्या है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, आखिर राष्ट्रपति का इलेक्शन में इलेक्शन होगा कैसे, कैसे इसका इलेक्शन होगा, कौन लोग वोट डालेंगे, कौन लोग वोट नहीं डालेंगे, ये बहुत मायने रखता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, इलेक्शन की हम जब बात करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा
में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 54। फिर यहां तक कौन सा आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 54। और एक आर्टिकल है आपके पास आर्टिकल 55। कौन सा आर्टिकल? अब सवाल ये है कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 का संबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन से है, लेकिन जब दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं तो इनके गुण भी अलग अलग होंगे। यहां आप थोड़ा देख लीजिए, में है बाबू निर्वाचन मंडल, में कौन है? निर्वाचन, ठीक है। इसमें क्या दिया गया आपका? निर्वाचन मंडल। अब सवाल यह है कि निर्वाचन मंडल की जब हम बात करते हैं और एक होता है आपके पास निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। आशा करते हैं ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो एक है आपके पास आर्टिकल 54 और एक है आपके पास आर्टिकल 55, ठीक है। ये जो आपका निर्वाचन मंडल है, ये आपका कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉल आप मेंबर्स कह सकते हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉल मेंबर्स के रूप में देखे जाते हैं। और ये आपके पास है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ये बात आपको समझने की। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने मनोनीत सदस्यों के बारे में चर्चा नहीं किया है कि जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यहाँ तक आशा करते ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसके अलावे अगर बात करें कि और कौन भाग लेंगे इसमें, तो एक तो पॉइंट था आपके पास लोकसभा सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये आपका पॉइंट है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा आपका ऐसा हो सकता है, और कौन हो सकते हैं, तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित, सॉरी, राज्यसभा भी जो होगा वो भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है आपके पास, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, है ना। और कौन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और भी इसमें वोट डालते हैं विधानसभा के, बस ये लास्ट पॉइंट है, विधानसभा के सभी निर्वाचित। अब आप लोग इसको एकदम स्थिर दिमाग से, क्या मैंने बोला, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेगा? क्या हम और आप वोट डालते हैं? नहीं। देखिए हमारा आपका वोट राज्यों के माध्यम से चला जाता है। ध्यान रखिएगा, जो देश के लोकसभा है, लोकसभा में जो भी खास करके निर्वाचित सदस्य होंगे, तो आज के समय 543 जो निर्वाचित हैं, क्योंकि मनोनीत का तो समय चला गया, तो निर्वाचित जो हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, वो वोट करेंगे। और ये वोट जो डालते हैं वो आप गुप्त मतदान करते हैं, एकल हस्तांतरण मतलब विधि किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो मनोनीत हैं। तो आपको ये याद करना है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और फिर है उसी तरह का विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इसको आपको ध्यान देने की क्या है, जरूरत है। आशा करते ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले बिंदु पे कि वोट कौन नहीं डालता। तो यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते,
क्या मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं करता है। तो केस नंबर 1 एक कंडीशन और एक दूसरा कंडीशन, ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल ध्यान रखिए कौन वोट डालेगा। एक है आपके पास जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य, मनोनीत का मतलब है डायरेक्ट बिना इलेक्शन के वो सदस्य बन गया, जैसे 12 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, वो वोट नहीं डालेंगे। और अगर बात किया जाए विधान परिषद का, विधान परिषद के, विधान परिषद के क्या सदस्य, का अर्थ क्या है विधान परिषद के सदस्य का मतलब MLC, ध्यान रखिएगा ये सभी राज्यों में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत के आज 6 राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद के जो सदस्य हैं जिसको हम MLC कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ऐसा क्या कारण है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं, ये पॉइंट, और ऐसा क्या कारण है कि विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। अब इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, आखिर संविधान बनाने वाले ने ऐसा क्यों कहा कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेगा। देखिए मनोनीत का मतलब कहीं ना कहीं इस बात से, खास करके मतलब भारतीय संविधान के निर्माता हैं इस सवाल को या इस क्वेश्चन को भली भांति जानते थे इसका उत्तर, कि यदि किसी की आप दया करेंगे तो वह व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं ना कहीं असमर्थ। जैसे मान लीजिए कि आप दया के पात्र हैं और मैंने आपकी मतलब ऐसा है कि आप मुझे 20,000 रुपया उधार दिए, और किसी दिन आप मेरे पास आए और मेरे से बोले कि मुझे एक इलेक्शन में वोट देना है, आप लोगों का समर्थन चाहिए। अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो ये बात तो सही है कि जिसने मुझे पैसा दिया है निश्चित रूप से हम उसी को वोट डाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमें समय पर उसने काम दिया था। तो कहीं ना कहीं हम कर्तव्य के बोझ से क्या हो गए, दब गए। ठीक वैसे ही जो मनोनीत होते हैं, ठीक है, जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति जी के दया से दबे हुए हैं, भले वो ना मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात संविधान वाले बनाने वाले ने बड़ा अच्छे से समझा था कि नहीं ये तो भाई दया का पात्र है, इस आदमी को वोट मांगेंगे ना तो जिसको ये चुना उसी को वोट डाल देगा, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। क्लियर है यहां तक। विधान परिषद के सदस्य क्यों वोट नहीं डालते हैं? देखिए विधान परिषद के सदस्य वोट इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, और जब सभी राज्यों में नहीं है तो इनका अगर वोट ले लिया जाए तो एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, और वोटों की जो काउंटिंग होगी रेशियो मेथड से वो कहीं कोई ज़्यादा निकल जाएगा, कहीं कोई आगे निकल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आपका निष्पक्ष चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं, क्लियर यहाँ तक, शुद्धता नहीं रहेगी। तो इस बात को समझते हुए हमारे देश के संविधान निर्माता ने बोला कि भैया मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालेंगे और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालें। आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अंतिम बिंदु पे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये बन जाता है कि आखिर इसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रक्रिया क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। मतलब राष्ट्रपति जी का चुनाव जो होगा, मतलब चुनाव प्रक्रिया की जब हम बात करेंगे तो वो किस प्रकार से मतलब चुनाव किया जाएगा। एक तो इसका ध्यान रखने वाली पॉइंट तो ये है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होगा उसमें गुप्त मतदान किया जाएगा, गुप्त मतदान किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट तो ये आपको आता है, खास करके मतदान की बात अगर हम कर लें तो अगला जो आपके पास कंसेप्ट ये है एकल हस्तांतरण, एकल हस्तांतरण विधि से वोट डाला जाएगा। एकल हस्तांतरण का मतलब समझते हैं, आपका वोट बेकार नहीं होगा। मतलब आप प्राथमिकता देंगे, मान लो ABCD 4 आदमी इलेक्शन में अगर खड़ा है तो जो व्यक्ति वोट डालेगा, या मैं वोट अगर डाल रहा हूं तो हमने कहा भैया D हमारा पहला प्रीफरेंस है, A हमारा दूसरा प्रीफरेंस है। तो इस तरह से हम प्रीफरेंस देंगे, और मान लीजिए कि सबसे कम वोट आया D का, तो उसका सारा जो वोट है ये तीनों में बट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका वोट ट्रांसफर हो गया, बर्बाद नहीं हुआ। हम इसी को बोलते हैं एकल हस्तांतरण।
एक नहीं, एकल हस्तांतरण, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसे होमर विधि भी कहा जाता है। होमर विधि याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, होमर मेथड किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि और क्या इसमें किया जाता है भाई, तो अनुपातिक विधि से वोटों की गणना, अनुपातिक विधि से वोटों की गणना। ठीक है, अनुपातिक का क्या मतलब हुआ, 1 2 3 4 5 करके नहीं काउंट करना। इसमें क्या होगा कि टोटल जितना वोट है, ठीक है, और राज्य की जितनी जनसंख्या है, मतलब पहले एमपी की 1 वोट की वैल्यू निकाली जाएगी और फिर एमएलए का 1 वोट का वैल्यू निकाला जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए मैंने आपको 2 बातें बताया। पहला तो मैंने ये बताया कंडीशन, मतलब इसका अगर देखा जाए, आशा करते ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, फिर मैं आपको समझा दूं। तो यहां पर तो मैंने आपको बताया क्या कि राष्ट्रपति जी का इलेक्शन मतलब जो है वो किस प्रक्रिया से किया जाए। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव में गड़बड़ी, इसका क्या मतलब हुआ, अगर राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है उसमें बड़ा वोटों की हेर फेर हुआ है या कोई दिक्कतें आ गया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर गड़बड़ी हुआ, इसका जो निर्णय या इसका फैसला जो करेंगे वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसका फैसला लेने का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगले नंबर पे कि मान लीजिए कि इनका इलेक्शन वगैरह हो गया। अब यहां तक आप तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है वह क्या है, राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति क्या इनको शपथ है ना, इनको त्याग पत्र, इनको खास करके त्याग पत्र की बात अगर करें तो कार्यकाल, ये बड़ा रोचक पॉइंट है आपका। देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन बड़ा दिक्कत आ जाता है। निश्चित रूप से कहेंगे कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो सीजीआई, सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको शपथ दिलाएंगे। और ये अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। अगर मन नहीं है तो ये उपराष्ट्रपति को देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका कार्यकाल जो होगा कितने साल का, 5 वर्ष का होगा। कितने साल का, 5 वर्ष का। लेकिन अगर 5 वर्ष के अंदर मान लीजिए कि देश का राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो क्या समय से पहले राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं, तो उत्तर आपका आएगा हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। और जो अमेरिका का संविधान है उसमें एक बड़ा ही रोचक कथन है कि महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस से देश के राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। कब, जब वो संविधान का अतिक्रमण किए हुए हैं तब। अर्थात जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, फिर यहां तक, तो महाभियोग प्रक्रिया आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। अब सवाल यह कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगता है, क्यों लगाया जाता है, क्या प्रक्रिया है, क्या भारत के राष्ट्रपति पर अब तक लगाया गया है, तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करके कमेंट जरूर किया करें कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट। में जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए क्योंकि उसकी साज धाज में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूं कि जब भी उसको करवाऊं तो एक अच्छे तरीकों से कराया जाए, ताकि आपको नज़दीकी जो पेपर है टायर 3 का और टायर 4 का, बीपीएससी जो देने जा रहे हैं विद्यार्थी, और भविष्य में जिनका आरओ का, एआरओ का, जेपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका एग्जाम 30 सितंबर को पीटी का होने वाला है उसका, और नज़दीकी आपका सिविल सर्विस का भी है, तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि हर सब चीज़ का एक अपना वास्तविक टाइम होता है, उस टाइम से पहले आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ आप लोगों से, जरा सा दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कब से जोड़ा जाता है। ये एक बार कमेंट्स करके आप आंसर दें। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कमेंट्स करके इसका उत्तर देंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से जोड़ा जाता है,
शपथ के दिन से या चुनाव में वो विजेता हुए उस दिन से या जिस दिन वह विजेता घोषित हुए उस दिन से या जब चुनाव हो चुका है और चुनाव का रिजल्ट आ चुका है उस दिन से। तो प्रयास ये कीजिए कि इसका एक सटीक उत्तर भेजिएगा कमेंट्स करके कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस दिन से जोड़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? या किस दिन से जोड़ा जाएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे तो इनका कार्यकाल कितने का है? 5 वर्ष का। याद रखिएगा, ये अपने पद पर जब रहेंगे तो इनका पेंशन वगैरह जो है भारत का संचित निधि से दिया जाएगा, विदाउट टैक्स होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो खास करके अपने कमरा में, जो आपका पहले वायसराय पैलेस था उसे हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वह मतलब 18 कमरों वाला जो घर है उसमें ये बहुत ही रईसी से जीवन व्यतीत करते हैं। इनके सारा खर्चा भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा, जो एक संवैधानिक फंड होता है। तो आशा करते हैं कि आज की ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में जो मैं मुद्दा लेके आऊँगा वो ये कि आखिर महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, इसकी सीमा क्या है, इसकी परिधि क्या है, ये सब जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।